अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ओलेक्स पाकिस्तान। आज हम लोग मौजूद हैं ज़ैकी फार्म हाउस लाहौर में, जहाँ पर हमने सोचा कि थोड़ा आपके साथ शेयर करें अबाउट हॉर्सेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए हो, जो लोग हॉर्सेस रखना चाहते हैं, हॉर्सेस का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं या सिंपली हॉर्सेस में इंटरेस्टेड हो या हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्टेड हो। सो हमारे साथ यूनस मौजूद हैं फ्रॉम ज़ैकी फार्म्स। थैंक यू सो मच यूनस फॉर टेकिंग आउट टाइम। अच्छा यूनस, तो स्टार्ट ऑफ थोड़ा हमें बता सकते हैं कि जो हॉर्सेस होती हैं इसमें कौन सी कितनी ब्रीड्स होती हैं, जो मेन ब्रीड्स जो पाकिस्तान में हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, उनके डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम यूज़र्स? पाकिस्तान में वैसे जनरली जो लोग हॉर्सेस पालते हैं उसमें से एक थॉरोब्रेड हॉर्सेस हैं जिनको आम ज़बान में इंग्लिश घोड़ियाँ भी कहते हैं। फिर जी लोकल ब्रीड हॉर्सेस हैं, लोकल घोड़ियाँ हैं उसमें, और उसमें भी डिफरेंट सिटीज़ की अपनी ज़्यादा ख़ासियत है। और कुछ अब जो है इम्पोर्ट हो रही हैं वो अरेबियन हॉर्सेस हैं। इनका जो जनरली होता है, अगर ये आप पीछे मेरे हॉर्स देख रहे हैं, ये अब थॉरोब्रेड हॉर्स है। इनकी पहचान इनके कानों से एक्चुअली यहाँ से होती है जनरली, और इनके एक स्ट्रक्चर से भी होती है। जो थॉरोब्रेड है उनके कान बिल्कुल आप देखें स्ट्रेट से होते हैं बिल्कुल। और अगर आप कभी मरी गए हों, वाइट किस्म के हॉर्सेस हों, उनके आपने ऐसे कर्व सा देखा होगा, मुड़े होते, वो लोकल ब्रीड के हॉर्सेस हैं। ठीक है। और जो थर्ड अरेबियन जो है हॉर्सेस हैं, उनका जो ये आगे वाला पोर्शन है, स्पेशल ये जो मुंह है, थोड़ा सा आगे को ऐसा कर्व सा होता है और लंबा होता है इनके एज़ कम्पेयर टू लोकल ब्रीड्स एंड ये थॉरोब्रेड हॉर्सेस। ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है डिफरेंट ब्रीड्स में, और ये पाकिस्तान में यही 3 पॉपुलर ब्रीड्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा यूनस, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में यूजुअली किस टाइप की हॉर्स राइडिंग की जाती है और कौन सा ब्रीड ऑफ हॉर्स इज़ बेटर फॉर विच स्टाइल ऑफ राइडिंग? यहाँ पे जनरली 3 तरह के स्पोर्ट्स, 3 से 4 तरह के स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं। एक पोलो खेली जाती है पाकिस्तान में, हॉर्स रेसिंग होती है पाकिस्तान में, डिफरेंट क्लब्स हैं, कराची क्लब है, लाहौर रेस क्लब है, रावलपिंडी क्लब है, ये एक 3 बड़े क्लब्स हैं। और इसके अलावा जो है टेंट पैगिंग की जाती है ये झंग वाली साइड पे, और इवन लाहौर में भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, EFP कराता है। और शो जंपिंग जो है ये एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है। जो पोलो है, पोलो में सबसे बेस्ट जो समझा जाता है, कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं अर्जेंटीनियन हॉर्सेस, लेकिन मोस्टली थॉरोब्रेड जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, थॉरोब्रेड हॉर्सेस यूज़ होते हैं पोलो के लिए। जो रेसिंग में है, रेसिंग में भी एक लोकल ब्रीड है जिसमें मिक्स होता है थॉरो और लोकल ब्रीड का मिक्स, या वो उनको CB कहते हैं, कंट्री ब्रेड। और एक होता है उसमें कंप्लीट प्योर थॉरोब्रेड रेसिंग होती है, तो वो उनको थॉरोब्रेड मार्क किया जाता है। सो ये 2 स्पोर्ट्स पॉपुलर है। टेंट पैगिंग में भी जनरली लोग लोकल भी यूज़ करते हैं, थॉरोब्रेड भी यूज़ करते हैं। सो वो दोनों हॉर्सेस उसमें टेंट पैगिंग में चल जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग डिफरेंट ब्रीड्स की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट वाइज आप मुझे थोड़ा एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि कौन सा विच इज़ द मोस्ट चीपेस्ट, रिलेटिवली चीपेस्ट, एंड विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड यहाँ पर पाकिस्तान में यूजुअली, और रफली कॉस्ट कितना करता है? अगर एक हॉर्स अगर आप यंग एज में लें, पोनी लें, अगर आप एडल्ट हॉर्स लें, तो कितनी कॉस्ट करती है और उनकी प्राइस रेंजेस कितनी होती हैं ब्रीड वाइज? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बहुत से लोग जो हैं जनरली फेमिलियर हैं विद बाइंग ये जो
डॉग्स वगैरह ख़रीदते हैं कैनल क्लब वाले, तो उनकी एक पेडिग्री होती है, जिसकी पेडिग्री जितनी अच्छी है वो उतना ही महंगा हॉर्स है। वो चाहे लोकल ब्रीड की पेडिग्री है, चाहे वो आपकी थॉरोब्रेड की है, चाहे अरेबियन की है। ठीक है। सो अब जैसे थॉरोब्रेड में आपने एक असासी का नाम बड़ा कॉमनली सुना जाता है। अब वो एक उसकी ब्रीड के जो हॉर्सेस महंगे हैं। फिर इसके बाद डनहिल स्टार है जो आजकल जिसके बच्चे चल रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हॉर्सेस हैं। नॉर्दर्न डांसर है, उसकी जो लीनियज है वो काफ़ी महंगी है। सो ये कॉस्ट सारी उस पर डिपेंड करती है कि किस ब्रीड से है, और उसी के मुताबिक उसकी प्राइसिंग जो है तय की जाती है। जनरली स्टार्ट होता है, अगर आप थॉरोब्रेड का करें तो थॉरोब्रेड का अगर आप लेते हैं वो 3 लाख में मिल जाता है अनट्रेंड। उसको आप ट्रेन करें, ट्रेनिंग के बाद वो कितना अच्छा ट्रेंड होता है, उस पर कितनी अच्छी राइडिंग की, अगर पोलो के लिए तो कितना अच्छा पोलो खेल रहा है, अगर रेसिंग में है तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, तो उसकी बेस पे फिर उसकी प्राइसिंग ऊपर जाती रहती है। क्या ब्रीडिंग फार्म्स जो होते हैं उसके भी से भी मैटर होता है कि कौन से ब्रीडिंग फार्म का है, उससे भी कॉस्ट? ब्रीडिंग फार्म यही करते हैं कि ब्रीडिंग फार्म इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से कि उन्होंने किसी ने अब रिसेंटली अमेरिकन फेरो के नाम से एक हॉर्स था, वो एक फार्म उसे पाकिस्तान में लेकर आया और उसकी ब्रीड लेके आया। तो अब वो अगर बहुत सारी रेसें जीता हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, या पोलो में एक जाना पहचाना नाम है उस हॉर्स का, वो उसको बहुत सारे टाइटल्स हैं उसके पास, तो अगर वो कोई फार्म उसको लेके आता है तो उस हिसाब से वो फिर ब्रीडिंग स्टड फी चार्ज करता है। तो इस तरह से स्टड फी जो है डिसाइड होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने यूज़र्स को बताते चलूँ कि हमारे पास OLX पे एनिमल्स की एक कैटेगरी मौजूद है जिसमें हॉर्सेस की हमारे पास सब कैटेगरी मौजूद हैं। अगर हॉर्सेस में इंटरेस्टेड हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप फार्म्स को भी अप्रोच कर सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन आप OLX पे भी आके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने ब्रीड्स का नाम और जितने टाइप ऑफ हॉर्सेस का नाम यूनिस ने लिया है वो सारी अवेलेबल हैं OLX पे, तो आप OLX पे जाके वो सर्च कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। अच्छा यूनिस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, थोड़ा सा अगर आप इनकी फ़ीड के बारे में बता सकें कि इनकी फीडिंग जो हॉर्सेस होती है, इनके फीड का साइकिल क्या होता है, कितनी बार इनको दिन में फीड देना होता है और किन टाइप की फीड होती है? बिकॉज जितना मुझे पता है इनको कुछ गुड़ और चनों का मिक्सचर दिया जाता है और कुछ नॉर्मल जो घास वगैरह होती है वो भी दी जाती है। तो कैन यू एक्सप्लेन ऑन इट कि इनके फीड किस तरह की होती है और दिन में कितनी बार दी जाती है? जी, ये भी डिपेंड करता है। लेट्स से अभी पोलो का सीज़न चल रहा है, लाइक इनको एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि आप ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, या अभी इनके सामने आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि इनको ग्रीन फॉडर डाला हुआ है, तो इनको वो दाना वगैरह कहते हैं, वो चने वगैरह डाले जाते हैं। इसके अलावा अगर रेस हॉर्सेस की बात की जाए, इवन पोलो हॉर्सेस की भी बात की जाए, तो सप्लीमेंट्स भी होते हैं। जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इनकी भी वाइटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह इनको दी जाती हैं ताकि इनकी एनर्जी रहे और परफॉर्मेंस इसकी उतनी ही अच्छी हो। सो डाइट पे उसी तरह डिपेंड, जैसे हमारी एक ह्यूमंस की डाइट है तो इसी तरह उससे मिलती जुलती, यानी आप जितना इंक्रीज़ करते हैं उतनी इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म। ठीक है, सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन टू सीजन। लेट्स से सीजन, हाँ जी, राइडिंग सीजन होगा तो इनकी फीड थोड़ी डिफरेंट जैसे गर्मियों में सीजन डाउन हो जाता है, पोलो नहीं खेली जाती, तो आप डाइट थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं होती इतनी एनर्जी की। इसी तरह रेसिंग का भी एक सीज़न होता है, ये उस सीज़न में, अब ये सीज़न जनरली विंटर्स होता है क्योंकि इसमें एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप जाते हैं, जनरल स्पोर्ट्स का भी यही है कि विंटर्स में ज़्यादा स्पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से। तो क्या इनको कंट्रोल्ड फीडिंग दी जाती है टाइमिंग्स पे, या इनको फ्रीली ग्रेज भी करने दिया जाता है, या उसको? ये डिपेंड अगर आप यूरोपियन साइड पे जाएं, ऑस्ट्रेलियन उस पे जाएं, रैंचेस वहाँ पर हैं या फार्म्स हैं, तो वहाँ पे फ्री ग्रेज, इनको ग्रास बहुत पसंद है तो वो ग्रेज भी करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टेबल में उनको जैसे ये काट के इनके लिए लेकर आए हैं, फील्ड से ही लेकर आए, सो उनके सामने काट कर डाला जाता है, ये मशीन से काट कर चारा डाला जाता है। ठीक हो गया, ग्रीन फॉडर स्पेसिफिक। ठीक हो गया। कैन वी टॉक कैन यू शेयर अ बिट अबाउट द कॉस्ट ऑफ कीपिंग दिस हॉर्सेस? आपने ख़रीदने की कॉस्ट बता दी। लेट्स से अगर कोई घोड़ा रखना चाह रहा है और उसको कम्प्लीटली, एक होता है ना कि
मेंटेन्ड एंड वेल फेड और उसके हर चीज़ का ख्याल रखना, तो मंथली रफली एक घोड़े पे कितनी कॉस्ट आ जाती है, फीड एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ मिला लें, अब हर बंदे की अपनी कंडीशन है, किसी के पास ज़मीन है, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर आप सारी कॉस्ट अगर हम करें तो रफली जो है 120 से 150 है, इसमें डाइट सप्लीमेंट्स ये सब कुछ मिला के। अगर थोड़ा सा कम करें कॉस्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पहले से है, आपने सिर्फ ग्रूमर रखना है, खाना पीना उनका करना है, तो वो तकरीबन रेंज करती है, मिनिमम जो है आजकल आपको पड़ जाता है 35 से मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम पे रख के, और इट गोज़ अप टू 150 तक। ठीक है। यूजुअली आजकल यहाँ पर लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि लोग अपना घोड़ा ख़रीद के किसी फार्म पे खड़ा करवा देते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट इतनी ही है तकरीबन 35 या वो? जी, वो इस तरह होता ही है कि बोर्डिंग्स जैसे हैं कुछ जगह जहाँ पे हॉर्स बोर्डिंग हो जाती है, तो वो आपको वो सर्विसेज देते हैं, वो आपको स्टेबल दे देते हैं, उनका ग्रूमर होता है और फॉर्डर वगैरह मिला के एक आपको कोटेशन दे देते हैं, तो हर वो डिपेंड करता है स्टेबल टू स्टेबल, सर्विस टू सर्विस। सो कोई इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि जी इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड है, तो वो आपको जो वो बोर्डिंग फैसिलिटी है वो जो कोटेशन दे उसके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनके नॉन जो हॉर्सेस हैं पाकिस्तान में, इनके नॉन डिजीज़ क्या क्या हैं और कितनी फ्रीक्वेंट होती है, और क्या जो लोग घोड़े रखना चाह रहे हैं, एक फार्म रखना चाह रहे हैं, क्या उनको इन हाउस एक वेटरनेरियन जो डॉक्टर होता है वो रखना चाहिए, या उनको बाहर से ही उसकी सर्विसेज लेनी चाहिए, और यूजुअली उसकी कॉस्ट कितनी होती है? लेट्स से मेडिसिन वगैरह, कौन कौन सी बीमारियां हैं नोन, अगर उसके बारे में अगर आप बता सकें। मैंने जो आपको ये 150 तक की कॉस्ट बताई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इनका ये चेकअप्स और मेडिसिन भी डाल के ऑन एवरेज बताई है, तो ये जब तब जाके ये 150 टच करती है। ठीक हो गया। जनरली बेहतर तो ये होता है कि आप कंसल्टेशन पे रखें, ये डेयरी की तरह नहीं है, डेयरी में ये होता है कि आपके पास फार्म पे ही मौजूद हो, अगर आपका सेटअप बहुत बड़ा है। ठीक है। तो ज़्यादातर फार्म्स हैं या जो भी बोर्डिंग की सर्विसेज हैं वो कंसल्टेंसी पे रखती हैं, डॉक्टर्स को ऑन कॉल होते हैं, कोई खुदा न खास्ता मसला हो जाए तो वो कॉल पे आ जाते हैं। इनको एक बीमारी बबेजिया है वो इस तरह की हो जाती है, जॉइंट्स के मसले मसाइल होते हैं, अगर स्पेशली आप पोलो खेलते हैं तो इनको ज़्यादातर चोटें इनको जॉइंट्स पे आती हैं, तो वो फिर आइस पैक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं इनको, और खुदा नास्ता अगर सीरियस है तो डॉक्टर जो है आता है, ब्लड पैरासाइट की डिजीज़ है वो होती है। सो इस तरह की कुछ डिजीज़ हैं जो नॉर्मली होती हैं, और इसके लिए आपको कंसल्टेंसी पे अगर आपने डॉक्टर रखा हो तो इट वर्क्स आउट। ठीक है। अच्छा, इस घोड़े का मैं नोटिस कर रहा था, इसके साइड पे एक स्टैंप लगा हुआ है, कोई नंबर वगैरह इस पे स्टैंप किया हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आपके ये नंबर किस चीज़ का है, कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर? जनरली होता ये है कि अगर आप किसी स्टड फार्म से लेकर आ रहे हैं घोड़ा, और डिफरेंट स्टड फार्म, अब ये इसके ऊपर अगर BS लिखा, ये बेक स्टड का है घोड़ा और 14th इसकी जो है पैदाइश है, तो ये स्टैंप किया हुआ है। अच्छा, मतलब 6 साल एज है? हाँ जी, तो तकरीबन 6 साल इसकी एज बनती है। सो जो घोड़े डिफरेंट स्टड फार्म से आते हैं तो वो आप उनको स्टैम्प कर सकते हैं। इन केस अगर हम एज ए स्टड फार्म रजिस्टर्ड हैं तो हम ZF और उसके बाद जो उसका बर्थ ईयर है वो स्टैम्प कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से होता है, जैसे हमारे यहाँ पे आपको एक दास्तान है, वो हमारी यहीं पे ब्रीडेड है। अच्छा। तो उसको आप स्टैम्प किया जा सकता है, वो यहीं की घोड़ी है और उसकी वो अपनी माँ के सामने ही खड़ी है, लॉली। ठीक है। अच्छा, एज की बात हुई तो क्या आप बता सकते हैं कि एक एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स क्या होती है, उसमें उसकी यूजेबल जो लाइफ स्पैन होता है वो कितनी होती है, कि मतलब किसी एज से किसी एज तक आप उसको स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और घोड़े की ट्रेनिंग किस एज में स्टार्ट होती है यूजुअली? जी, जनरली 2 साल से हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है, और लाइफ स्पैन डिपेंड करता है ब्रीड टू ब्रीड, लेकिन ऑन एवरेज ये कहीं लाए करता है बिटवीन 17 टिल 25। अब ब्रीड कौन सी, अरेबियन की अलग है, थॉरोब्रेड्स की अलग है, और ऑब्वियसली जगह पे भी डिपेंड करता है कि किस कंट्री में है, तो 17 to 25 की रेंज है। और यूजेबल अगर आप पोलो वगैरह खेल रहे हैं तो 10-12 साल मैक्सिमम एक अपर लिमिट समझने थ्रेश होल्ड है कि बस अगर रीच करें तो वहाँ तक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑब्वियसली एज के साथ परफॉर्मेंस इसकी नीचे चलिए, और रेस में जल्दी रिटायर हो जाते हैं 5-6 मतलब 12 साल के बाद पोलो या रेस तो नहीं कर सकेगा, लेकिन वो कैजुअल राइडिंग के लिए यूज़ हो सकता है? जी, कैजुअल राइडिंग वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हो गए या एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हो गए, इनमें नहीं जा सकता। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
हमने थोड़ा सा उस पार्ट को टच भी किया, मेंटेनेंस वाले पार्ट को, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इसके घोड़ों के नीचे नाल लगे होते हैं जो कि विच आर देयर शूज़। एक तो आप उसके बारे में मुझे बताइएगा कि क्या वो हर एक घोड़े को लगते हैं, और अगर लगते हैं तो क्या कितने अरसे बाद उसको चेंज करना होता है? जी जी, हर एक घोड़े को लगते हैं। हम जो कि ग्रास ग्राउंड्स में दौड़ाते हैं, जो अगर आपने टांगे वगैरह के देखे हो तो उनके अलग टाइप के होते हैं। इन ग्रास ग्राउंड्स के लिए जो है अलग किस्म के नाल लगते हैं। और ये जो है डिपेंड करता है कि अब जैसे सीज़न में कभी कभी ये होता है कि नाल ठीक है, एक नाल उसमें से गिर गया क्योंकि वो रेगुलर खेल रहे हैं, सो 3 हफ्ते बाद भी हो जाता है, 4 हफ्ते बाद भी हो जाता है, सो वो हम चेंज करते हैं, फिर वो हॉर्स शू जो है नए लगते हैं। ठीक है, अच्छा टचिंग अ बिट मोर ऑन दिस टॉपिक, थोड़ा आप बता सकते हैं कि क्योंकि हॉर्स राइडिंग के लिए आपको सैडल, रकाब, रास और ये चीज़ें भी लगानी होती हैं, तो क्या उसमें भी क्वालिटी मैटर करती है? और आपने अगर सोर्स करना है तो कौन से एरियाज़ में ये बनाए जाते हैं और किस मटेरियल में उसको करना चाहिए, उसकी और उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितना अर्से तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं? हॉर्स राइडिंग चूँकि एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि इवन राइडिंग जो है काफ़ी डेंजरस भी है, तो आपका इक्विपमेंट उतना अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट भी, और जो आपके हॉर्स के ऊपर लगा हुआ है तो ये प्योर लेदर का होता है और बहुत ही मजबूत मटेरियल का होता है, लेकिन ड्यूरेबल होता है। और लोकली यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा, पाकिस्तान का लेदर तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। तो फोर्ट्रेस है एक, वहाँ पे वेंडर्स हैं इसके, जो लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है आपके रेस कोर्स है, रेस कोर्स में भी वेंडर्स बैठे हुए हैं। और तीसरी है सियालकोट, जो स्पोर्ट्स का सेंटर ही है। ठीक है, आई एम श्योर आपके OLX पे भी होगा। बिल्कुल, हमारे OLX पे मौजूद हैं सारे के सारे राइडिंग के हॉर्स के जितने आपके एक्सेसरीज कहूँगा मैं इसको, सैडल और जो इसकी रेंज होती हैं वो भी मौजूद हैं। आपको राइडिंग शूज़, हेलमेट्स और ये सारी चीज़ें भी OLX पे अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे आप थोड़ा ये बताइएगा कि इन हॉर्सेस की ट्रेनिंग और राइडिंग में दोनों को थोड़ा टच करना चाहूँगा कि एक घोड़े को ट्रेन करने पे कितना टाइम लगता है? अगर लेट्स से बिल्कुल ही एक अनट्रेंड हॉर्स है, उस पर कितना टाइम लगता है? और अगर कोई राइडिंग सीखना चाहता है तो यूजुअली हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ राइडर टू लर्न राइडिंग? अच्छा, ये दोनों केसेस में है ये। इफ़ यू नो यू आर ट्रेनिंग अ हॉर्स और इफ़ यू आर ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर अ राइडिंग, दोनों में यही है कि डिपेंड्स ऑन हॉर्स टू हॉर्स एंड पर्सन टू पर्सन। जनरली ये होता है कि हॉर्स ट्रेनिंग में आप अगर जनरल राइडिंग के लिए कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने में एक अच्छा ट्रेनर उसको राइडिंग के काबिल बना देगा। अगर पोलो के लिए कर रहे हैं तो 6 to 8 months लगेंगे उसको, आफ्टर ट्रेनिंग फॉर जनरल राइडिंग फर्स्ट, एंड देन उसके बाद पोलो स्टिक पे वो ट्रेन होता है। वो एक काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है उसके थ्रू। तो ये तकरीबन एक नॉर्मल टाइम स्पैन है फॉर ट्रेनिंग अ हॉर्स। इसी तरह अगर आपने राइडिंग सीखनी है, आप वीक में कितनी दफ़ा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 3 times a week कर रहे हैं, अराउंड 3 months में आपका एक ये है कि बेसिक आप वॉक, ट्रॉट और कैंटर तक चले जाएंगे। गैलप के लिए आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि गैलप में चला तो जाएगा घोड़ा, उसको रोकना जो है ठीक है, वो एक आर्ट। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊँ। यूनस ने बताया वॉक, ट्रॉट, कैंटर और गैलप, ये कुछ स्पीड्स होती हैं हॉर्स की डिफरेंट। वॉक इज़ नॉर्मल उनकी वॉकिंग स्पीड, फिर आती है उसके बाद ट्रॉट, ट्रॉट के बाद कैंटर आती है। कैंटर इज़ अ पार्ट ऑफ रनिंग जो उसका होता है, एंड गैलप इज़ द फास्टेस्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस पोलो ज़्यादातर कैंटर में की जाती है या गैलप भी होती है उसके अंदर? जी, डिपेंड करता है कि आपको लेट्स से गोल की तरफ जा रहे हैं और आपसे वो आपका एक ओपोनेंट है वो आगे चला गया, तो फिर आप एकदम हॉर्स को कैंटर से गैलप में लेके जाएंगे। तो ट्रॉट तो आप पोलो में होती नहीं है, या तो कैंटर होगा घोड़ा या गैलप होगा। हाँ जी, एंड आई गेस गैलप इज द स्मूथेस्ट, बट कंट्रोल के लिहाज से कंट्रोल के लिहाज से जब रुकना होता है तो आपका अपना मोमेंटम जो होता है वो हॉर्स के साथ बिल्ड हुआ होता है, तो अपने आप को रोकना वो लेकिन ड्यूरिंग गैलप आई गेस इज द स्मूथेस्ट। और एक एड्रेनलिन रश होता है और यू एंजॉय इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि व्हाट्स द आइडियल एज ऑफ लर्निंग हाउ टू राइड? क्योंकि काफ़ी लोग मैं देखता हूँ अपने बच्चों को से स्टार्ट करा देते हैं, तो एक आई गेस एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि बड़े लोग
अगर इफ़ यू क्रॉस अ सर्टेन एज आप राइडिंग नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, बस होता ये है कि एज के साथ साथ आप जनरली ये उसी तरह है जैसे एक्सरसाइज है। अगर आप 60 की एज में भी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी बॉडी बिल्ड उस तरह से डेवलप्ड है, तो आप समझे आप राइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अर्ली एज में जैसे एथलीट्स हैं, अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं तो मसल्स उनके उस तरह से टोन हो जाते हैं और एक रिदम बन जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो फिर ज़्यादा अच्छे राइडर्स होते हैं। ठीक है। सो ये नहीं है कि एज के साथ आप राइडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल लेट्स से कि पोलो प्लेयर बनना ही है तो बेहतर ये है कि अर्ली एज से स्टार्ट करें। और जनरली जो राइडिंग की मिनिमम है वो है 50 ईयर्स, वरना तो 90 ईयर्स के एज में क्वीन भी करती रही है राइडिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि तो हम लोगों ने ज़्यादा टच कर दिया था उस पार्ट को जहाँ पर अगर घोड़े रखना चाह रहा है, कोई अगर फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है, लेट्स से अगर कोई बंदा है जो सिर्फ हॉर्स राइडिंग सीखना चाह रहा है, सो पाकिस्तान के अंदर यूजुअली एक राइडिंग स्कूल की एवरेज कॉस्ट कितनी होती है जो आपसे राइडिंग क्लासेस के चार्ज करते हैं, प्लस जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है, हेलमेट, शूज़, उसके अलावा अगर कोई चीज़ें हैं तो उसकी रफली कितनी कॉस्ट होती है? जी, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हेलमेट वगैरह जो है तकरीबन 3500-4000 का हेलमेट आ जाता है। आपके कस्टम शूज़ बनते हैं राइडिंग के, वो आपको इस तरह अवेलेबल नहीं, बेहतर ये होता है कि आप कस्टम बनवाएं अपने साइज़ के हिसाब से। सो वो बन जाते हैं तकरीबन 8 से 10,000 मिनिमम है कॉस्ट, वो अप टू इट गोज़ अप टू 25 to 30,000, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। ये आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट है स्टार्ट वाली, जहाँ से आप कर सकेंगे। हेलमेट ज़रूरी है, राइडिंग शूज़ ज़रूरी हैं, बाकी पैड्स वगैरह वो डिपेंड करता है आपका कोच रिकमेंड करता है कि नहीं। जहाँ तक फ़ीस की बात है, फ़ीस क्लब टू क्लब वेरी करती है। पैकेजेस होते हैं उनके, नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं 10,000 से स्टार्ट होते हैं पर मंथ, एंड अब अगर पोलो किसी ने सीखने तो इट गोज़ अप टू 50 to 60,000 अ मंथ। ठीक है, ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको अगर इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और हमारे साथ अपने राय शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे हमारे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।